लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस का, सत्ता की साझेदारी, और उसको किस तरह से अलग अलग देशों में लोकतंत्र होते हुए भी कहीं गृह युद्ध की स्थिति बनती है और कहीं लोकतंत्र मजबूत रहता है, उसको हमें देखना है। इसके कुछ पहले हमने जो देखा पिछले क्लास में कक्षा 9 से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र, जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है भारत में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें सबसे उच्च स्थान दिया गया है न्यायपालिका को। तो इसी तरह से अन्य देशों में भी लोकतंत्र है, और आज हम बात करेंगे 2 ऐसे देशों की जहां पे अलग अलग लोकतंत्र होते हुए भी स्थिति अलग अलग बनी। तो आज हमारा टॉपिक जो है सत्ता की साझेदारी, इसको किस तरह बांटा जाता है। अब हम एक देखते हैं जो घटना बेल्जियम से लेते हैं। बेल्जियम का आपने नाम सुना होगा, जो कांच के और हीरो के लिए प्रसिद्ध है, और ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग हमारा जो राज्य है हरियाणा, उसकी आबादी का आधा है। एक आबादी जो है उसकी है लगभग 1 करोड़, और सिर्फ इसमें, और अगर आप एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो वो है 11.46 मिलियन, लगभग होती है 1,14,60,000। अब हम आगे चलते हैं जो बेल्जियम की कुल आबादी है। तो बेल्जियम की कुल आबादी का उसमें जो इलाके बटे हुए सिर्फ 1% लोग जो है वहां पर जर्मन बोलने वाले हैं। फिर एक इलाका पड़ता है फ्लेमिश। फ्लेमिश इलाके में 59% लोग डच बोलते हैं। और जो इसका अगला मैं यहाँ से लेता हूँ वॉलोनिया, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो इसका जो टोटल जो क्षेत्रफल क्षेत्रफल वो है, यहाँ पर लिखा हुआ है 30,528 किलोमीटर स्क्वायर। अब समस्या यहाँ पर है कि राजधानी है जो ब्रुसेल्स, वहां पर जो लोग हैं 80% लोग वहां के फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। लेकिन पूरे देश में डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रुसेल्स राजधानी है, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वही ज्यादा संपन्न है और ताकतवर है। तो इसका धीमे धीमे यहाँ पर जब डच लोगों का विकास हुआ फ्लेमिश इलाकों में, उसके बाद उनको ये लगा कि उनके साथ अनदेखा हो रहा है, तो वहां पे, और इसका एक बड़ा तीखा विद्रोह देखने को मिला ब्रुसेल्स में। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको रोकते हैं और हम आते हैं अगले देश श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में हम क्योंकि जानते हैं, श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो है 65,610 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। हमारा जो हरियाणा है उसी की आबादी के बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे इस आबादी में 2 करोड़ में से जो 70.2% आबादी है जो बौद्ध, जो सिंगली भाषा बोलते हैं, और तमिल आबादी है 18%। उसमें भी 2 तरह के लोग हैं, एक तमिल मूल हैं और दूसरे वो तमिल हैं जो भारत से बागानों में, चाय के बागान में और कॉफी के अन्य चीजों पर वहां पे मजदूर गए, वहीं पे बस गए उनके पूर्वज। तो वो हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों जो है वो तमिल में आते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में बता देते हैं। जब श्रीलंका को आजादी मिली 1948 में, अच्छा अभी एक और चीज, पहले इसकी राजधानी थी कोलंबो, अभी इसकी नई राजधानी हो गई है जयवर्धनेपुरा। ये कुछ चीजें आप नोट करते जाएं क्योंकि ये बहुत मोस्ट है और पूछे जाते हैं। फिर 1972 में इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम था सीलोन, बाद में लंका रखा गया। फिर 1978 के बाद इसके सम्मान में सम्मान जोड़ते हुए श्री लगाया गया, तो 1978 से इसका नाम श्रीलंका हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि देखो
दोनों देशों में बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में आबादी एक समुदाय की ज्यादा है। वहां पर डच बोलने वालों की आबादी ज्यादा है, यहाँ पर बौद्ध जो सिंगली भाषा है उसको राजभाषा बनाया गया था, इसकी आबादी ज्यादा है। अब दोनों देशों में अंतर क्या था उस अंतर को देखते हैं। पहले एक और वर्ड जो हम देखते हैं बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या कहलाता है? आबादी में ज्यादा होना, किसी एक समुदाय का आबादी में अधिक होना दूसरे समुदाय से। और जब एक समुदाय आबादी से अधिक होगा तो एक आमतौर पर देखा जाता है कि वो अपनी मनमानी करने का प्रयास करता है और इसका लोकतंत्र में कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जो कि श्रीलंका ने भुगता। अब हम देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ। जब श्रीलंका को आजादी मिली 1948 में, तो वहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंहली भाषा जो बोलने वाले लोग ज्यादा थे बौद्ध, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा और उन्होंने एक नया संविधान जब रचा उसमें सोचा कि बौद्धों को जगह ज्यादा दी जाए, नौकरियों में आरक्षण, विश्वविद्यालय में आरक्षण और बौद्ध भाषा को संरक्षित रखा गया। सिंहली को राजभाषा बना दिया गया, बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया गया। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा सा और खींचना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म श्रीलंका में ज्यादा कहाँ से आया। तो आपको ध्यान होगा कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था और तभी से बौद्ध धर्म वहां पर फैला हुआ है। भारत में भी था लेकिन भारत में बौद्ध धर्म की लगभग बहुत कम हो गया है। यहाँ पर अब देखते हैं जब बौद्ध धर्म को संरक्षित रख दिया गया, तमिल भाषा का अनदेखा हो रहा था, सिंहली राजभाषा थी, तब यहाँ पर जो तमिल लोग थे उनमें एक आक्रोश पैदा होने लगा कि उनके साथ अनदेखी हो रही है, क्योंकि वो भी कहीं जब काबिल होते थे लेकिन नौकरियों में विश्वविद्यालय में आरक्षण की वजह से बौद्ध को ज्यादा प्रोन्नति दी जा रही थी। तब इसका धीमे धीमे स्थिति ये बनी कि तमिल लोगों में विद्रोह की भावना जागी और श्रीलंका में क्या हुआ, उनके विद्रोह को दबाने का कोशिश हुआ। इसके बाद श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, तो गृह युद्ध होने से वहां का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। जबकि अगर आज हम देखें तो श्रीलंका की जो स्वास्थ्य और सेवाएं हैं वो अपने एशिया में जो आसपास के जो देश हैं भारत के आसपास उसमें सबसे अच्छी मानी जाती है स्वास्थ्य सेवाएं। अब उसके बाद तो यहाँ पर जो गृह युद्ध की स्थिति बनी, क्यों बनी? क्योंकि सिंहली को राजभाषा बना दिया गया, बौद्ध धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था और तमिलों का वहां पर अनदेखी की जा रही थी, तो एक गृह युद्ध की स्थिति बनी। ऐसी ही एक स्थिति जो राजभाषा से मैं आपको बताता हूँ भारत में भी कभी बनने वाली थी, जब तमिल भाषी चाहते थे कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसको तमिल बनाया जाए और इसमें वहां के स्थानीय नेता थे रमल्लू जो अनशन पर बैठे थे, उनकी मौत हो गई थी। तो वो चाहते थे कि तमिल हो राष्ट्रीय भाषा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संख्या के आधार पर, क्योंकि उत्तर भारत में हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा थे, क्योंकि इसे राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। तो यहाँ पर जो गृह युद्ध की स्थिति हुई। अब हम लोग चलते हैं फिर से जो बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में भी आपने देखा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डच बोलने वाले हैं, मतलब 59%। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बन रही है कि राजधानी जो ब्रुसेल्स थी वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे और यहीं के लोग जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो ज्यादा संपन्न थे। तब यहाँ पर भी जो डच बोलने वाले थे उन्होंने जब ब्रुसेल में विद्रोह करने की कोशिश की तो वहां की सरकार ने संविधान में एक नया प्रावधान किया, 4 नए नियम जोड़े और उसमें इस तरह से किया कि बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स राजधानी थी, राजधानी में ऐसी व्यवस्था की गई कि डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे, डच बोलने वाले कम थे, फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे, लेकिन दोनों को समान अधिकार दिए गए और संसद में भी
व्यक्ति या सदस्य जो उस पार्टी के हैं तो किसी भी संविधान में नए संशोधन को नहीं कर सकते जब तक दोनों की मर्जी शामिल ना हो। तो बेल्जियम ने जो किया वो आप देखेंगे श्रीलंका के बिल्कुल विपरीत। बेल्जियम में लगा कि अगर गृह युद्ध हो सकता है तो उसने जो कम आबादी थी उसको भी बराबर में भागीदारी दी और जो ज्यादा आबादी थी उसको भी, मतलब एक देश दो तरह से चलता है। राजधानी ब्रुसेल्स से वहां का जो नियम लागू होते हैं वो होते हैं दोनों के बराबर के हिसाब से, और पूरा जो केंद्रीय नियंत्रक है वहां पर भी दोनों इलाकों में बराबर की भूमिका रखी गई है। तो इन्होंने अपने देश में गृह युद्ध होने से बचा लिया और ये ही थी बेल्जियम की समझदारी जो कि श्रीलंका नहीं कर पाया। श्रीलंका ने जब एक जाति को, एक समुदाय को अनदेखा किया तो इसका खामियाजा उसे गृह युद्ध के रूप में चुकाना पड़ा। और इस टॉपिक को बताने का मकसद इसीलिए ज्यादा है क्योंकि अच्छा राष्ट्र, अच्छा देश वही होता है और वहां के नागरिक जहां पर हम सब में समानता का भाव रखें, सभी समुदाय में, सभी जातियों में एकता की भावना होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि बहुसंख्यक लोग अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। जब आपने देखा है बहुसंख्यकवाद हर देश में होता है, जब भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे तो हम किसी एक समुदाय की अनदेखी करेंगे और उसका खामियाजा कुछ समय बाद देश को चुकाना पड़ता है। हो सकता है कि शुरुआती जो नतीजे हों वो लोगों को अच्छे लगे बहुसंख्यकवाद में क्योंकि उनके हित की बात होती है, लेकिन आगे जाकर वो गृह युद्ध या विद्रोह की स्थिति बन सकती है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नागरिकों में संविधान के प्रति संवेदना हो और हमारे देश में या जहां पर भी है कम समुदाय हो या अधिक हो। मैं जो गृह युद्ध की बात कर रहा था तो गृह युद्ध के बारे में थोड़ा समझ लें। गृह युद्ध क्या होता है? जब किसी समुदाय विशेष को ये लगता है कि उसकी अनदेखी हो रही है, सरकार के नियमों के विरुद्ध जाकर वो आवाज उठाना स्टार्ट कर दें और वो सशस्त्र विद्रोह हो जाए जिसमें लोग शस्त्र उठाए तो वो गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। और अब एक और चीज, कुछ लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र में एक इस तरह का प्रावधान है जो बेल्जियम ने किया कि जाति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सत्ता का बंटवारा कर दिया मंत्रियों को करके। तो जब वहां के लोगों से पूछा गया तो वहां के जो बड़े लोग थे जो पहले से थे तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन दिया कि अगर इससे शांति स्थापित होती है, इससे शांति बनी हुई है तो ये सही है। तो ये बेल्जियम ने अपने हिसाब से समझदारी की क्योंकि वहां पर आबादी के हिसाब से मंत्रियों का बंटवारा हो गया। केंद्रीय सत्ता में बेल्जियम में डचों को भी बराबर की भागीदारी मिली और फ्रेंचों को, क्योंकि यहाँ पर डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे, 59% लोग हैं, और जो 1% लोग बचे हैं जर्मन बोलने वाले लोग उनको भी भागीदारी दी गई साथ में। अब यहाँ पर एक और जो बात आती है बहुसंख्यक बात से जुड़ी हुई है कि अन्य देशों में कई देश ऐसे भी हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है लेकिन वहां पर कठोर कानून हितों की रक्षा ज्यादा है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब यही है, जैसे कि हम जानते हैं कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार और जिसमें सभी के हितों की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो, लोगों के हित में हो, वो है लोकतंत्र। तो अच्छा लोकतंत्र किस तरह से स्थापित किया जाता है वो हमने आज उदाहरण में देखा। दो देशों को लिया और जिसमें हमने श्रीलंका में भी देखा लोकतंत्र, वहां पर भी था, वहां भी एक समुदाय ज्यादा था, और बेल्जियम में भी देखा। तो हमने दोनों देशों को जब कंपेयर किया तो पाया कि एक देश ने अपना लोकतंत्र बचाए रखा। हालांकि भारत का अगर इससे हम कंपेयर करें तो भारत में आबादी काफी ज्यादा है और इसलिए यहाँ पर एक प्रयोग हो सकता है कि सफल ना हो, लेकिन हमने जो देखा यहाँ पर दो देशों ने जो प्रयोग किए वो अलग अलग प्रयोग किए और एक प्रयोग में सफल रहा, दूसरा असफल रहा। तो इसमें जरूरी जो है वो सबसे बड़ी बात है
लोगों के शिक्षित होने की, उनको संविधान की जानकारी होनी चाहिए, अपने नियमों की। ऐसा ना हो कि हम किसी एक विशेष समुदाय या पार्टी से प्रभावित होकर उसी की विचारधारा रह जाए। तर्क के आधार पर अपने विचार रखें और सही शिक्षा का मूल्य समझें, अपने संविधान को, अपने मूलभूत अधिकारों को पहचानें और उसी के अनुरूप आचरण करें। तो अच्छे नागरिक और अच्छे देश को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए अच्छा नागरिक का होना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा वर्क दूंगा इसमें, तो वो आप होमवर्क करके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसमें से देखें। आपको और छोटे से हैं इसलिए, जैसे श्रीलंका की भारत से दूरी दक्षिणी छोर पर स्थित है, वो लिखना है। दोनों देश की, श्रीलंका और बेल्जियम का झंडा, उसको आपको बनाना है। इसमें 3 कलर है, उसमें शेर होता है, वो आप देख लें, आपको मिल जाएगा सर्च करेंगे तो। और श्रीलंका और बेल्जियम का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये आप होमवर्क में उसमें डाल सकते हैं। और अगला जो टॉपिक होगा, आशा है कि आप उसको भी बड़े अच्छे से समझेंगे। और मैं एक और चीज लास्ट में कहना चाहता हूं कि अभी आप घर पर हैं, अभी कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं जाते हैं, तो इस सब्जेक्ट पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो सोशल स्टडी है, अगर आप अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं सिविल सर्विसेज का, IAS PCS या बड़ी नौकरियों में जाना चाहते हैं, तो इसको आप साइड में रखकर ना पढ़ें। वरना ऐसा होगा कि जब आप इसको साइड में रखकर पढ़ोगे तो लास्ट में ये सब्जेक्ट भी आपको साइड में कर सकता है। तो आप साथ में सभी विषय को पढ़ें, इस पर भी घर पर ध्यान दे देना। और चूंकि NCERT का नया पैटर्न लागू हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें।